देखिए, इस साल के भी जितने भी टॉपर्स आए हैं सबको आपने सुना होगा, हर टॉपर अलग तरीके का होता है। लेकिन वो क्या चीज है जो टॉपर को एक सामान्य एस्पिरेंट से अलग करती है? क्या ये कोई स्पेशल पर्सन होते हैं? क्या ये कोई विशेष व्यक्ति होते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हमारे जैसे ही होते हैं। सबकी रणनीतियां अलग अलग हैं। तो ऐसे में कंफ्यूजन आपका और बढ़ सकता है। हाल ही में प्रीलिम्स की एग्जाम खत्म हुई है, अब बहुत सारे बच्चे दोबारा उस लूप में फंसेंगे। अपने प्रीलिम्स के स्कोर को देखेंगे, फिर टॉपर स्टॉक को देखेंगे, फिर कंफ्यूज होंगे आखिर करना क्या है। देखिए, मैं जानती हूं आप में से हर किसी के पास एडवाइस, सुझाव का भंडार है, और इसीलिए आप लोगों का कंफ्यूजन और बढ़ जाता है कि आखिर हम कैसे टॉपर बने, एक एस्पिरेंट से टॉपर तक की जर्नी को हम कैसे पूरा करें। तो यहां मैं आपको बता दूं, देखिए, टॉपर एक नॉर्मल व्यक्ति है, लेकिन टॉपर में एक चीज है जो बाकी कॉमन एस्पिरेंट्स में नहीं होती, और वो होती है कंसिस्टेंसी। टॉपर कंसिस्टेंट होता है, टॉपर अपनी रणनीति पर स्थिरता से टिका होता है या टिकी होती है। टॉपर बार बार हर रोज अपनी रणनीति को बदलता नहीं है। टॉपर के अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, ये रणनीति काम कर सकती है। वो अपनी परिस्थितियों को एनालाइज करता है, अच्छे से सर्वेक्षण करता है, और उसके बाद अपनी रणनीति को बनाता है, सारी चीजों को देखते हुए, प्रैक्टिकल होते हुए, व्यवहारिक होते हुए, और उस रणनीति को पूरा अंत तक मानता है, फॉलो करता है। कहना आसान है, लेकिन आप इसे करेंगे कैसे? इसको करने का तरीका क्या है? ज्यादा स्थिर बनने का क्या तरीका है? कम समय में ज्यादा सीखने का क्या तरीका है? और कैसे अपने मार्क्स को आप बढ़ा सकते हैं? कौन सी चीजें हैं जो आपको स्थिरता से शुरुआत से लेकर आखिरी तक पकड़ के रखनी है अपनी तैयारी? तो आज का आपका सेशन इसी बारे में है, ताकि आपको टॉपर बनाया जा सके। यहां पर दो कहानियां हैं। देखिए, एक कैंडिडेट है जिसे आप क्रीम कह सकते हैं, हमारे समाज का वो तबका जो कि आईआईटी से आया, आईआईएम से आया, किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज से आया बंदा है, या फिर किसी आईएएस आईपीएस अधिकारी का बच्चा है। इसे शुरुआत से अच्छी स्कूलिंग मिली है, अच्छा कॉलेज मिला है, इसे शुरुआत से ऐसी गाइडेंस मिली है कि इस बच्चे को पता है अगर मेरे पास 6 महीने हैं तो पूरा आईएएस का सिलेबस मुझे कैसे निपटाना है, उसे कैसे सीखना है अच्छे से। और ये जो बच्चा है, ये आपसे, यानी कि आप नोविस हैं, मैं मान रही हूं, एक ऐसी कैटेगरी है हमारे समाज की जो कि क्रीम कॉलेजेस से नहीं आए हैं, जिनकी अपब्रिंगिंग में वो क्रीम आपको नहीं मिलेगा, वो सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी जो कि आईएएस आईपीएस अधिकारी के बच्चों को मिलती हैं, जो कि रईस लोगों के बच्चों को मिलती हैं। तो ये मैं दो तरीके के यहां पर व्यक्ति मान रही हूं। तो एक वो व्यक्ति है जो ऑलरेडी काफी आगे है आपसे, और एक वो व्यक्ति है जो कि पिछड़ा है, जो कि इतना ज्यादा आगे नहीं है। अब शुरुआत में आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये जो बच्चा है ये हमेशा ही ज्यादा सिलेक्शन पाकर रहेगा। बहुत सारे आईआईटीएंस हैं, सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन यहां एक चीज है जो कि यहां हो सकता है कि इस व्यक्ति के क्रीम बैकग्राउंड, इसकी पृष्ठभूमि के बावजूद इसमें ना आई हो, और वो है कंसिस्टेंसी, स्थिरता, वो है एक मजबूत मनोबल, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर। वो यहां देखिए, होता क्या है, जब एक व्यक्ति एक स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ, स्थिरता के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अपनी रणनीति को अपनाता है, तो वो शुरुआत से लेकर अंत तक उसे पूरा करता है, अपनी कमिटमेंट को पूरा करता है, प्रतिबद्ध होता है, और वहां से वो अपने आउटकम्स, अपने परिणामों को यहां पर सुनिश्चित कर पाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप क्रीम बैकग्राउंड से हैं तो आपको यहां ये क्वालिटीज हो सकता है आप में ये क्वालिटी ना हो सकता है एक गरीब व्यक्ति जो कि पिछड़ा हो, जिसे इतनी सुविधाएं ना मिली हो सकता है इसमें ये क्वालिटीज हो, अपनी अपब्रिंगिंग की वजह से, अपनी परेशानियों की वजह से, अपनी कठिनाइयों की वजह से, और ये आपको टॉपर की तरह मिल जाए भविष्य में। और ऐसे टॉपर मैं आपको दिखाऊंगी। कहना मैं ये चाह रही हूं कि जो क्वालिटीज चाहिए, सबसे पहले आपको उन क्वालिटीज को डेवलप करना होगा, और उसके साथ आज की दी हुई जो रणनीति है इसे मानना होगा, इसे फॉलो करना होगा, ताकि ये जर्नी आपको स्टूडेंट से लेकर टॉपर तक पहुंचा सके। सबसे पहले तो देखिए, अगर आप किसी भी एग्जाम, किसी भी आप यूपीएससी की एग्जाम को आप किसी भी साल में देना चाहें, 2025, 26, 27, 28, अगर आज है 2025 और आप 2028 के लिए भी एग्जाम देना चाहें, तब भी मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगी, अपने 3 साल 2 साल की जर्नी में न्यूज़पेपर यानी अखबार का साथ नहीं छोड़ना है। सुबह उठते से ही ये आपका बेस्ट फ्रेंड है, इसे रोज ही मानिए। देखिए, ऐसे भी टॉपर रहे हैं जिन्होंने कहा है कि अखबार हमने कभी पढ़ा नहीं, लेकिन ऐसे टॉपरों की गिनती नाम मात्र के बराबर है। इसके अलावा जितने टॉपर हैं
1000 व्यक्ति अगर एक साल में सिलेक्ट होते हैं तो ज्यादातर 995 यही कहते हैं कि हमने अखबार को माना, अखबार को पूरा फॉलो किया और बहुत ही रिलीजियस तरीके से अखबार को हमने पढ़ा। यानी अखबार आपके लिए एक महत्वपूर्ण चीज है। अब अखबार तो सब पढ़ते हैं, तो क्या ये आपको टॉपर बना देगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन अखबार के साथ जो आप रोज जद्दोजहद करेंगे, जो आप रोज संघर्ष करेंगे, वो आपको टॉपर बनाएगा। और वो कैसे बनाएगा? सबसे पहले अखबार के साथ आपको अपने सिलेबस को, देखिए अखबार और सिलेबस ये दो चीजें बहुत कम बच्चे आपस में जोड़ पाते हैं, लेकिन आपको ये जुड़ाव रखना है, आपको ये कनेक्शन रखना है और सिलेबस को अपने अखबार का बेस्ट फ्रेंड बनाना है, राइट? तो यहां 3 बेस्ट फ्रेंड्स हो गए, एक आप, एक आपका न्यूज़पेपर और एक आपका सिलेबस। और यहां पर एक मार्गदर्शन की तरह, एक मार्गदर्शक की तरह पुराने सवाल यानी कि PYQs भी इस कहानी में आएंगे। लेकिन देखिए शुरुआत में ये 3 इडियट्स हैं, एक आप हैं, एक न्यूज़पेपर है, एक सिलेबस है। ये 3 जब आपस में जुड़ते हैं, जब आप अखबार को सिलेबस के हिसाब से पढ़ते हैं, उसको मैप करते हैं, ये चीज यहां इस्तेमाल करेंगे, ये चीज यहां इस्तेमाल करेंगे, ये चीज प्रीलिम्स में ऐसी पूछी जा सकती है, ये चीज ऐसे इस्तेमाल हो सकती है। जब आप अपना दिमाग लगाएंगे तब आपका दिमाग वाकई एग्जाम परीक्षा के हिसाब से खुलने लगेगा। यानी अखबार आपको एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह नहीं पढ़ना है, आपको उस एस्पिरेंट की तरह पढ़ना है जिसके समय में पूरा समय, जिसके दिमाग में पूरा समय यूपीएससी घूमता हो, चाहे आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। समझ में आई सबसे पहली बात? अब यहां PYQ कैसे आएंगे? देखिए पुराने क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो क्या मैं ये कह रही हूं कि जब आप अखबार पढ़ें तो सारे PYQs को साथ में लेकर बैठें, किताब को साथ में लेकर बैठें PYQs की? बिल्कुल नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते। लेकिन जब आप अपनी तैयारी शुरू कर रहे हो और उसके बीच बीच में भी हर बार, हर थोड़े थोड़े महीनों में आपको PYQ, पुराने जो पूछे गए सवाल हैं, कम से कम 10 साल नहीं तो कम से कम पिछले 5 सालों के जो सवाल हैं, इनको आपको लेकर बैठना है, स्पेशली जब आप शुरुआत में शुरू कर रहे हो। क्योंकि PYQ यानी पुराने पूछे गए सवाल, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, चाहे प्रीलिम्स में आए हो, मेंस में आए हो, ये आपको मार्गदर्शन देते हैं, गाइड देते हैं। अब इतना तो आपने हर टॉपर से हर स्ट्रैटेजी सेशन में सुना होगा कि हाँ जी पुराने सवाल यहां पर पूछ रहे हैं, पुराने सवाल यहां पे फॉलो करने हैं, देखने हैं। लेकिन वो क्या प्रक्रिया हो सकती है जो कि PYQs को एक नॉर्मल, एक ऐसा एस्पिरेंट जो कि क्रीम नहीं है, उसको भी PYQ का विश्लेषण करने के लिए मदद करे? आखिर वो कौन सी प्रक्रिया है? तो ये प्रक्रिया आज मैं आपको बताती हूं, आपको करना क्या है एग्जैक्टली। कोई नोट्स नहीं बनाने, कुछ लिखना नहीं है, बस सवाल को देखना है, उसे पढ़ना है और सोचना है कि ये सवाल हमारे सिलेबस में कहाँ आ रहा है। क्या ये प्रीलिम्स के सिलेबस से कहीं जोड़ा जा सकता है? क्या ये मेंस के सिलेबस से सीधा सीधा कहीं जोड़ा जा सकता है? अगर जोड़ा जा सकता है तो बहुत बढ़िया, ये आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों के सवालों के लिए करना है। फिर आपको ये देखना है कि सेम टॉपिक से जो सिलेबस में दिया है, क्या इस टॉपिक से प्रीलिम्स में और भी सवाल आए हैं? अगर आए हैं तो कितने आए हैं इस टॉपिक से? अगर मेंस में आए हैं तो कितने आए हैं इस टॉपिक से? इस जानकारी को आप लिख भी सकते हैं अलग से, क्योंकि ये जो नंबर है ये आपको आइडिया दे रहा है भाई साहब कौन सा टॉपिक जरूरी है, कौन सा नहीं है। देखिए आज के समय में आप सब जानते हैं 21st सेंचुरी में हमारे लिए डेटा इज द न्यू ऑयल, हमारे लिए आंकड़े सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर अमेज़न को यहां भारत की जनता को कोई चीज बेचनी होगी तो सबसे पहले वो आंकड़े निकालेंगे, डेटा निकालेंगे, कौन सा व्यक्ति, उसकी क्या प्राथमिकता है, क्या उसकी चॉइस है, क्या वो खरीदता है, क्या उसने पास्ट में खरीदता है। यानी आपकी पूरी जन्म कुंडली इंटरनेट पर डेटा के माध्यम से पड़ी रहती है। आपको क्या लगता है कंपनियां इतना डेटा क्यों निकालती है? ताकि वो आपको पढ़ सके। और आपको यूपीएससी निकालना है तो यूपीएससी के पुराने पूछे गए सवालों को आपको ऐसे ही पढ़ना होगा और इस डेटा को वो महत्व देना होगा जो कि ये डेटा आपके सामने रखता है। इसके बाद आपको यहां इसे करंट से जोड़ना है। आखिर क्यों? देखिए 2020 के पेपर में मैं उदाहरण की तरह दूंगी, 2020 में यूपीएससी ने एग्रीकल्चर से बहुत सवाल पूछे, लेकिन एग्रीकल्चर से ही उस साल क्यों पूछे? क्योंकि सरकार कोरोना के समय पर कृषि ऐसा क्षेत्र है जिस पर सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे रही थी। यानी कि आपको यहां हर जो पुराना पूछा गया सवाल है उसके लिए कारण ढूंढना है कि क्या ये सवाल उस साल करंट अफेयर्स में था। इसको जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तब आप पुराने जो आपका न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं रोज का, उसमें आप ये समझ पाएंगे कि आखिर PYQ को कैसे न्यूज़पेपर से जोड़ना है, कैसे अखबार को पढ़ना है, जैसे कि यूपीएससी उसमें से सवाल पूछे। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो यहां पर इस तरीके से आपको PYQ के साथ यहां प्रक्रिया करनी है। इसके लिए अलग से दिन भी अपनी तैयारी से निकालना है
और अगर आप ये शुरुआत में निकाल सकें तब तो बहुत ही बढ़िया है, तब तो आपकी शुरुआत की तैयारी ही बहुत अच्छी रहेगी। और कम से कम 5 साल के आपको इस तरीके से प्रीलिम्स के कम से कम पुराने क्वेश्चंस तो करने मेंस के तो आप सब्जेक्ट के साथ साथ करते जाएंगे। और इसका ये मतलब नहीं है कि इस पीवाईक्यू को आप फिर छोड़ देंगे, क्योंकि ये आपका गाइड है, ये आपका मेंटोर है, ये पीवाईक्यू ही आपका फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, आपके लिए सब कुछ होगा। और क्योंकि आपके लिए सब कुछ आपकी तैयारी के समय पर होगा, इसीलिए जब भी आप कोई विषय शुरू करते हैं, देखिए अपने विषय के लिए जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है। इन सारे सोर्सेज को पहले पहचानिए। किसी भी टॉपर स्टॉक, किसी भी स्ट्रैटेजी सेशन, किसी भी वेबसाइट पर आपको ये सोर्सेज मिल जाएंगे। अब देखिए टॉपर क्या करता है, टॉपर बड़ा स्थिर होता है। टॉपर क्या करेगा, वो एक बार ये सोर्सेज डिसाइड कर लेगा। अब इसके बाद टॉपर एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएगा कि पिछले साल यूपीएससी ने मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम से सवाल पूछे भी या नहीं पूछे। टॉपर को पता है मुझे स्पेक्ट्रम ही पढ़नी है, क्योंकि सालों से बच्चे यही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन स्पेक्ट्रम के साथ साथ जो पीवाईक्यू का ट्रेंड है, उस हिसाब से मैं एक्स्ट्रा चीजें खुद से थोड़ी सी नेट से सर्च कर लूंगा, ताकि मुझे अपनी किताब बदलने की जरूरत ना पड़े और मुझे परेशानी ना आए। तो टॉपर को पता है उसके लिए किताबें फिक्स्ड हैं, बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, पत्थर पर लिखी हुई कोई लकीर होती है, खींची हुई लकीर, उस तरीके से यहां पर टॉपर को पता है कि मेरे सोर्सेस तो फिक्स हैं बॉस, बस पढ़ने का तरीका मैं खुद पीवाईक्यू और सिलेबस के हिसाब से बदलूंगा और अपने मेंटर्स, अपने गाइड्स की इस बात के लिए और मदद लूंगा। और यही तो है हम आपको गाइड करने के लिए। यहां पर आपको इसलिए हर सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले उसकी किताबें जाननी है, क्या किताबें हैं। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप किताबों को जानकर छोड़ देंगे। आप इस समय पर भी, पहले आपने पीवाईक्यू देख लिए, लेकिन सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उस सब्जेक्ट के पीवाईक्यू आप देखेंगे। अगर पॉलिटी स्टार्ट करें तो पॉलिटी के पिछले 5 साल के पुराने सवाल आप जरूर देखेंगे। ठीक, अब आपने सवाल तो देख लिए, लेकिन उसमें वही विश्लेषण आपको दोबारा करने की कोशिश करनी है जो मैंने आपको पीछे बताया। ये दोबारा मैं आपसे दोहरा वर्क करवा रही हूं, एक बार सारे पीवाईक्यूज एक साथ और एक बार सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले पीवाईक्यूज। इसका मतलब है, यकीन जानिए, ये आपको बहुत मदद करेगा। लेकिन इसके बाद आपको उस सब्जेक्ट की एक एनसीईआरटी उठानी है। पहली बार में एक एनसीईआरटी उठानी है। अगर आप दूसरी, तीसरी, चौथी बार में पढ़ रहे हो तब भी एक एनसीईआरटी उठाओ जो आपको उसकी सबसे महत्वपूर्ण एनसीईआरटी लगती है। जैसे इकोनॉमिक्स में क्लास 11वीं की इंडियन इकोनॉमी वाली जो एनसीईआरटी है वो बहुत जरूरी है इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से 12वीं क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब है। पॉलिटी के लिए क्लास 11वीं की एनसीईआरटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एनसीईआरटी उठाइए, उसके सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर्स को उठाइए, या फिर सारे को उठा लीजिए अगर आपको चैप्टर समझ नहीं आ रहे कौन से महत्वपूर्ण है। लेकिन एक दिन देकर इस एनसीईआरटी को पढ़िए। आप बोलोगे मैडम एक दिन में एनसीईआरटी हो जाएगी? अरे कोशिश तो करो, एक दिन में नहीं तो 2 दिन में होगी। लेकिन एक फास्ट टारगेट बनाओ कि हाँ, इस एनसीईआरटी को जल्दी जल्दी निपटाना है और यहां से कॉन्सेप्ट मुझे पकड़ना है। इसका मैं आपको रीजन समझाऊंगी। अगर पहली रीडिंग में आप कोई एक एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो दूसरी रीडिंग में कोई कम महत्वपूर्ण एनसीईआरटी भी उठाएंगे, यानी एनसीईआरटी से आपका टच लूज नहीं हो रहा है, जो बहुत जरूरी है। ठीक, और एनसीईआरटी के लिए अलग से मेरा सेशन भी है, उसको कैसे जल्दी कवर कर सकते हैं वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन हमने एनसीईआरटी उठाई, उसके बाद आपको सब्जेक्ट पर आना है। उसका जो किताब आपने फिक्स की है, स्टैंडर्ड सोर्स है, इसको आपको पढ़ना है। और किताब को आपको पूरी लगन और मेहनत के साथ पीवाईक्यू को जोड़कर पढ़ना है। यानी अगर किताब में लिखा है ABCD और पीवाईक्यू ने पूछा है EF, तो आपको पीवाईक्यू के हिसाब से नेट से EF तो लिखना ही ABCD के साथ साथ, और इसके बाद G भी यहां पर ऐड करना है कि हाँ जी ये भी आ सकता है भविष्य में, अगर EF पूछा है तो यूपीएससी G तक भी पहुंच सकता है। इस तरीके से आपको किताब को पढ़ना है, बिल्कुल दिमाग, आंखें, नाक, कान सब कुछ खोलकर। सिर्फ देखना नहीं है, किताब को विश्लेषण करते हुए पढ़ना है, क्योंकि यही टॉपर करेगा। ठीक, और इसके बाद आपको टेस्ट लगाना है। उस सब्जेक्ट का, उस विषय का एक टेस्ट उठाइए, खास तौर पर प्रीलिम्स का टेस्ट उठाइए और उसे पूरा सॉल्व करने की पूरी ईमानदारी के साथ 2 घंटे में कोशिश कीजिए। आपको बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप पढ़ेंगे उसी समय पर भूल जाएंगे और टेस्ट में फिर गलत करके आएंगे, यानी पढ़ा हुआ भी गलत करेंगे। तब आपको समझ में आएगा कि पढ़ा हुआ जरूरी नहीं है मैं हमेशा सही करके आऊं, और इसलिए पढ़ते समय और ध्यान दूं कहां पर क्या क्या चीजें गलत हो सकती है। अगर ये प्रक्रिया आप शुरुआत से कर रहे हैं तभी आप इसे अच्छे से फाइनल में, प्रीलिम्स के जो आपके एग्जाम है उसमें अच्छा कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो मेंस के टेस्ट होते हैं, देखिए जरूरी नहीं है कि आप मेंस के टेस्ट शुरुआत में लिख पाए या दूसरी तीसरी बार में भी लिख पाए। तो मेंस के टेस्ट के लिए आपको वेट करना होगा। पूरा आपका जब सिलेबस एक बार कवर हो जाएगा उसके बाद आप मेंस का टेस्ट दे सकते हैं।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है बिल्कुल छोड़ देंगे हम, क्योंकि टॉपर नहीं छोड़ेगा, आपको तब भी ये पूरी प्रोसेस करनी है। और मेंस का कोई टेस्ट पेपर या पुराने क्वेश्चंस उठा के आपको देखना है उस सब्जेक्ट के, और वहां दिमाग लगाने की कोशिश करनी है कि अभी जो मैंने पढ़ा उसको कैसे इस्तेमाल करूंगा। अगेन ये एक ब्रेनस्टॉर्मिंग की प्रोसेस है जो आपको आपके दिमाग को, आपके मन को एग्जाम के हिसाब से तैयार करेगा। और ये सारी जो मैंने प्रक्रिया बताई ये असल में जीएस की थी। लेकिन देखिए टॉपर बड़ा स्मार्ट है, वो सिर्फ कंसिस्टेंट या फिर स्थिर नहीं है, उसे पता है उसके समय का उसको प्रबंधन कैसे करना है। यानी पूरा दिन जीएस नहीं पढ़ते रहना, प्रीलिम्स आ रहा है तब तो पूरा दिन जीएस पढ़ोगे ही सही, लेकिन अदरवाइज पूरा दिन जीएस नहीं पढ़ते रहना। अपने ऑप्शनल यानी वैकल्पिक विषय पर भी ध्यान देना है, निबंध ऐसे पर भी ध्यान देना है, और एथिक्स पर, नीति शास्त्र पर भी ध्यान देना है। और ये सब करने के लिए आपका समय प्रबंधन बहुत अच्छा होना है। अगर आपके पास दिन में 8 घंटा है पढ़ने के लिए, तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि 1 घंटा न्यूज़पेपर में जाएगा, 3-4 घंटा जीएस में जाएगा, 3 घंटा ऑप्शनल में जाएगा, या फिर एथिक्स और ऐसे में जाएगा। तो आपके ये 3 चीजें अगर नवंबर के पहले पहले तैयार है, देखिए अक्टूबर नवंबर का टारगेट बनाइए, दिसंबर तक जाकर होंगी कवर, ये आपको नवंबर तक पूरी चीजें तैयार रखनी है। ठीक, नवंबर तक ये आपकी चीजें तैयार हैं, दिसंबर में आप इनको थोड़ा रिवाइज करेंगे, फिर जनवरी में आप प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, और फिर उसी साल मई में आप जाकर प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे। इससे 2 फायदे होंगे। पहले तो अगर आपका प्रीलिम्स हो गया क्लियर, तो आप अगले साल के लिए, आप मतलब प्रीलिम्स हो गया क्लियर तो उस साल के मेंस के लिए आप तैयार हैं, ये सब आपकी चीजें तैयार है, अच्छी रैंक आ सकती है। और प्रीलिम्स की तैयारी करते समय कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगी कि ये सब चीजें तैयार नहीं है। अब समय का प्रबंधन करते कैसे हैं, मेन बात ये। देखिए समय का प्रबंधन करने के लिए आपको एक माइंडसेट बहुत क्लियर होना चाहिए, आपको आपकी सोच बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और कैसी सोच होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास भी उतना ही समय है जितना आपके बाजू वाले के पास है। यानी सबके पास 24 घंटे हैं, उनमें से 8 घंटे आप सोएंगे अगर आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, उसके बाद आप खाने पीने में समय लगाएंगे, उसके बाद आप थोड़ी बहुत दोस्तों से, परिवार वालों से बातचीत भी करेंगे, लेकिन इसके बाद का जो बचा हुआ समय है उसी में आपको सब कुछ करना है, और उसी में आपको अपने दिन निर्धारित करने हैं, अपना स्टडी प्लान बनाना है। यही तो आपके मेंटर, आपके गाइड का रोल आता है। और स्टडी प्लान बनाकर आपको उसके बाद पूरी तैयारी करनी है। ये जो तैयारी है ये आपको मदद करेगी। अब ऑप्शनल में देखिए टाइम मैनेजमेंट तो हम करेंगे ही सही, लेकिन अगर आपका वैकल्पिक विषय में मैं आपको एक गाइडेंस देना चाहूँ कि देखिए टॉपर और सामान्य व्यक्ति कैसा हो सकता है। सामान्य व्यक्ति ऑप्शनल के अपने नोट्स पढ़ेगा, कोचिंग लेक्चर्स लेगा और नोट्स को अपने बनाएगा, या फिर टॉपर्स के नोट्स खरीदेगा और नोट्स पढ़ के फिर वो फिनिश कर जाएगा। लेकिन जो टॉपर होगा वो पता है क्या करेगा, वो सबसे पहले पीवाईक्यू को देखेगा और वही प्रोसेस, वही प्रक्रिया जो हमने जीएस के क्वेश्चंस के लिए की है, उन्हीं प्रक्रिया को रिपीट करेगा। वो अच्छे से यहाँ इस प्रक्रिया को पूरा करने की कोशिश करेगा, सिलेबस के साथ पीवाईक्यू को मैप करेगा, अच्छे से जोड़ेगा अपने सिलेबस और पुराने सवालों को, और इसके बाद वो सब्जेक्ट के विषय के नोट्स पढ़ना शुरू करेगा। और विषय के नोट्स पढ़ने के बाद ये व्यक्ति दोबारा पुराने सवालों को देखेगा और फिर दिमाग लगाएगा कि क्या जो मैंने पढ़ा उससे मैं पुराने सवालों में कुछ लिख पा रहा हूँ, कुछ सोच पा रहा हूँ कि ये लिखूंगा, वो लिखूंगा, वो लिखूंगा। अगर नहीं सोच पा रहा हूं तो नोट्स पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर सोच पा रहा हूं तो किस हद तक सोच पा रहा हूं, क्या कमी है, उनको दोबारा जाकर वो नोट्स में देखेगा कि क्या मेरे अंदर कमी थी, क्या करंट अफेयर्स से कुछ चीजें, क्योंकि ऑप्शनल बहुत सारे ऐसे होते हैं जहां करंट से चीजें जोड़नी पड़ती है, तो क्या वहां तो कमी नहीं है, तो क्या वहां तो नहीं मैं कुछ कर सकता हूं। इसके साथ साथ पता है आपको टॉपर क्या करेगा, जो पुराने टॉपर्स हुए हैं, जो पास्ट में जो पुराने टॉपर्स हुए हैं, उनकी अलग अलग टॉपर्स कॉपीज मिल रही हैं, इंटरनेट पर मौजूद है अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की। ये टॉपर्स कॉपीज को पढ़ेगा ये टॉपर, और टॉपर्स कॉपीज को देखकर उसके बाद कोशिश करेगा कि अच्छा ये पढ़ा नोट्स में तो टॉपर ने इसको इस तरीके से लिखा, यानी इससे ये स्ट्रैटेजी लिखने की मैं ले सकता हूं, और मैं जब टेस्ट लिखूंगा तो मैं इसको ऐसे करूंगा, राइट। तो ऐसे करके आपका जो टॉपर व्यक्ति है वो अपने ऑप्शनल को पूरा निपटाएगा, और इसके बाद हो सकता है यहां पर वो रुक जाए, या फिर अगर वो एक बार अपने पूरे ऑप्शनल को रिवाइज कर चुका है तो वह अपना खुद का भी ऑप्शनल का वैकल्पिक विषय का एक टेस्ट लिखने की कोशिश करेगा। ठीक है, टॉपर को पता होता है देखो कि एग्जाम जो है वो नॉलेज का नहीं है, एग्जाम जो है वो ज्ञान का नहीं है, एग्जाम है प्रैक्टिस का, अभ्यास का। और अभ्यास आप कैसे करेंगे, देखिए प्रीलिम्स के लिए आपको प्रीलिम्स के टेस्ट देने होंगे,
और मेंस के लिए आप जो भी पढ़े उसके लिए आपको मेंस का टेस्ट यहाँ पर लिखना ही लिखना होगा, जिससे आप बच नहीं सकते। ये नहीं बोल सकते कि प्रीलिम्स के बाद मेंस का टेस्ट स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता है, राइट। टॉपर को पता है कि यहाँ मुझे नए नए लिखने के तरीके चाहिए, तो इसलिए टॉपर्स कॉपी को भी देखेगा ध्यान से, और इतनी सारी चीजें करके ही टॉपर कहलाता है। और हो सकता है इतनी सारी चीजें करने के बाद भी टॉपर ना कहलाए, पर वो तो किस्मत की बात है। आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, अपने दिल पर हाथ रखिए कहिए। और जो आप नहीं कर रहे हैं, आज आपके लिए होमवर्क है, जो भी आप नहीं कर रहे उसको आप नीचे कमेंट बॉक्सेस में लिखिए 1 2 3 4 मैं ये चीजें नहीं कर रहा हूं। इससे आपको ध्यान रहेगा मुझे क्या चीजें करनी है, क्या इस सेशन ने मुझे सिखाया। एक्स्ट्रा चीजों पर ध्यान देना, ऐसे एथिक्स, ऑप्शनल, इनफैक्ट सीसैट भी, इन चीजों पर ध्यान देना, थोड़ा थोड़ा समय इनके लिए भी निकालना शुरुआत से। और इसके साथ साथ यहाँ पर अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, ये सब एक टॉपर के डेली रूटीन में मेरे ख्याल से होना चाहिए। और यही चीजें आपको एक नॉर्मल एस्पिरेंट को टॉपर से अलग करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू पीपल, बहुत बहुत धन्यवाद।